आपने मोहम्मद गोरी के बारे में जरूर सुना होगा। मोहम्मद गोरी और जयचंद्र की कहानी भी जरूर सुनी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के ठीक पहले करीब 100 साल तक लगातार तुर्क सेनाओं को भारत में हार झेलनी पड़ी थी और तमाम कोशिशों के बावजूद वो भारत में घुस नहीं पा रहे थे। उससे भी बड़ी बात यह है कि ये राजा किसी मौर्य या गुप्त साम्राज्य टाइप के बड़े वंश का राजा नहीं था, लेकिन उत्तर भारत के उस राजा ने न केवल तुर्कों को रोका बल्कि दक्षिण में यहां तक कि पूर्व में बंगाल तक में अपनी धाक जमा ली थी और अपना साम्राज्य फैला लिया था। असल में 11वीं और 12वीं सदी भारत के इतिहास की इंपॉर्टेंट सदियां थी। ये वो टाइम था जब भारत में चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त की तरह एक सेंट्रल या बड़ा एम्पायर नहीं था। भारत कई टुकड़ों में टूटा हुआ था और कई छोटे बड़े राज्य आपस में लड़ते रहते थे। ये वो नाजुक दौर भी था जब पश्चिमोत्तर भारत पर तुर्क हमलावर लगातार हमले करते जा रहे थे। ऐसे समय में इस राजा और इसके राजवंश ने करीब 100 सालों तक देश को तुर्क हमलों से बचाया। इस राजा ने अपने शौर्य, दूरदर्शिता और कूटनीति के दम पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। ये वो राजा था जिसने करीब 50 साल तक शासन किया, दिल्ली के तोमर राजाओं को अपने अधीन किया और उस समय के सबसे बड़े खतरे तुर्क आक्रमणकारियों को कई बार धूल चटाई। ये राजा कोई और नहीं बल्कि राजा गोविंद चंद्र थे, जो गहड़वाल वंश के सबसे महान राजाओं में से एक थे। इतिहास में पृथ्वीराज चौहान तो मोहम्मद गोरी से लड़ाई लड़ने के लिए अमर हैं, लेकिन गोविंद चंद्र के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको इन्हीं गोविंद चंद्र की कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 11वीं और 12वीं शताब्दी यानी 1000 से लेकर 1190 तक का वो दौर था जब भारत के बड़े साम्राज्य खत्म हो चुके थे और छोटे छोटे साम्राज्य आपस में लड़ रहे थे। इसी टाइम पर पश्चिमोत्तर सीमा से लगातार तुर्क आक्रमणकारियों का दबाव बढ़ रहा था। महमूद गजनवी और उसके बाद के हमलों ने भारतीय राज्यों की एकता को चुनौती दी थी। ऐसे में गंगा यमुना के दोआब के एरिया में एक बहुत ही ताकतवर राजवंश उभरा, गहड़वाल राजवंश। इनकी राजधानी कन्नौज थी, जो उस समय उत्तर भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती थी। गहड़वाल राजवंश की स्थापना की थी चंद्रदेव ने। ये पहले कलचुरी वंश के सामंत हुआ करते थे, लेकिन 11वीं सदी के आखिर में कलचुरी वंश का धीरे धीरे पतन होने लगा और इसी समय में चंद्रदेव ने इस राजवंश की स्थापना की थी। इन्हीं चंद्रदेव के पोते थे गोविंद चंद्र, जिन्होंने तुर्क आक्रमणकारियों का सामना किया। गोविंद चंद्र शासक बने कब, इसको लेकर इतिहासकारों के बीच में विवाद है, लेकिन माना जाता है कि गोविंद चंद्र ने 1109 से लेकर 1114 के बीच किसी टाइम पर गद्दी हासिल की। अब अगर आप ध्यान दो तो ये वही टाइम है जब महमूद गजनवी के हमलों ने देश को कमजोर किया हुआ था और उसके बाद भी कई तुर्क हमलावर लगातार भारत पर हमले करते रहते थे। अब ये एक विडंबना है कि गोविंद चंद्र के बचपन के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन उनके टाइम पीरियड के अभिलेखों में उन्हें विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है, जिसका मतलब है कई कलाओं में निपुण व्यक्ति। इससे यह भी पता चलता है कि गोविंद चंद्र पक्की बात है कि बुद्धिमान रहे होंगे। यही नहीं, कई सोर्सेस से पता चलता है कि उन्होंने काफी कम उम्र से ही मिलिट्री कैंपेन में जाना शुरू कर दिया था। रामचरित नाम के एक ग्रंथ से पता चलता है कि गोविंद चंद्र ने अपने पिता के शासनकाल में ही तुर्क आक्रमणकारियों को पराजित किया था, यानी कि ऊंट के पांव पालने में ही दिखने लगे थे। एक कहानी यह भी कही जाती है कि इनके पिता मदन चंद्र असल में एक कमजोर राजा थे, जिन्हें गजनियों ने पकड़ लिया था। इसके बाद एक अच्छी खासी रकम देकर उन्हें छुड़ाया भी गया। यही वजह है कि गोविंद चंद्र जब 1114 के आसपास राजा बने तो उन्होंने तय किया कि वो एक मजबूत राज्य खड़ा करेंगे, जिससे कि तुर्क हमलावरों की हिम्मत ना हो सके उन पर हमला करने की। अब दोस्तों, भले ही चंद्रदेव ने गहड़वाल वंश की स्थापना की थी, लेकिन गोविंद चंद्र का टाइम पीरियड गहड़वाल वंश के लिए गोल्डन पीरियड था। वो एक ऐसे शासक थे जिन्होंने न केवल अपने पूर्वजों की जमीन बचाई बल्कि उसे और भी दूर दूर तक फैलाया। उनके साम्राज्य की सीमाएं पूरब में बिहार से लेकर पश्चिम में दिल्ली और दक्षिण में विंध्य पर्वत तक फैली हुई थी। अभिलेख बताते हैं कि गोविंद चंद्र ने घाघरा नदी पार करके हिमालय की तलहट्टी तक अपना अधिकार बढ़ा लिया था। यही नहीं, बिहार का मुंगेर इंस्क्रिप्शन बताता है कि उन्होंने मुंगेर के एरिया को भी अपने कब्जे में कर लिया था। ऐसे ही इन्होंने साउथ इंडिया में भी अपना अभियान चलाया और कलचुरी वंश के क्षेत्रों को जीतने की कोशिश की। साल 1120 का एक टेबोलाइड बताता है कि करंडग्राम और करंड तल्ला के नाम के 2 गांव गोविंद चंद्र को ट्रांसफर किए गए थे, जो कि कलचुरी राजा यशकर्ण के राजगुरु से छीने गए थे। यानी कि इन्होंने दक्षिण में भी अपना प्रभाव बढ़ाना था। ऐसे ही बंगाल के पाल शासकों से भी इनका लगातार स्ट्रगल हुआ।
ये वो दौर था जब पाल कमजोर पड़ने लगे थे और गोविंद चंद्र ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कई एरियाज पर कब्जा जमा लिया। हालांकि ये टक्कर पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन ये जाहिर था कि उन्होंने पालों पर भी अपना प्रभाव जरूर जमाया था। इसी तरह बुंदेलखंड के चंदेल शासक भी उस समय एक बड़ी ताकत थे। गोविंद चंद्र और चंदेलों के बीच में कई बार झड़पें हुई। कुछ अभिलेख बताते हैं कि गोविंद चंद्र ने चंदेलों को भी हराया था, जिससे दक्षिण पूर्व के क्षेत्र पर गढ़वालों का कंट्रोल मजबूत हुआ। ऐसे ही मालवा और गुजरात के चालुक्य राजाओं के साथ भी उनके संबंध कभी युद्ध पर आधारित रहे तो कभी कभी डिप्लोमेसी पर। कहने का मतलब है कि अगर विस्तार को देखा जाए तो गोविंद चंद्र अकेले गढ़वालों के लिए गोल्डन पीरियड लेकर आए थे। उनकी पॉलिसी क्लियर थी, या तो पड़ोसियों से दोस्ती कर लो या फिर उन्हें इतना ज्यादा वीक कर दो कि वो भविष्य में खतरा ना बने। उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी से चालुक्यों से भी फायदा लिया और उनसे अपने राज्य को सेफ भी रखा। यही वजह है कि इतिहासकार आर एस त्रिपाठी और जगत नारायण दुबे ने गोविंद चंद्र के काल को गढ़वाल वंश का सबसे गौरवशाली समय बताया है। उनके अनुसार गोविंद चंद्र ने न केवल कन्नौज की खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा स्थापित किया, बल्कि उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिरता लाने का भी प्रयास किया। इस तरह गोविंद चंद्र का शासन एक ऐसा दौर था जिसने गढ़वालों को ताकत, कल्चर और सम्मान के शिखर तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, गोविंद चंद्र की असली और सबसे बड़ी उपलब्धि ये सभी जीतें या ये विस्तार नहीं था। उनके इतिहास का सबसे शानदार पहलू था तुर्क हमलों से उनकी लगातार जीतें। यह वो टाइम था जब तुर्क आक्रमणकारी बार बार भारत पर हमले कर रहे थे और कई राजवंश उनके सामने कमजोर भी पड़ चुके थे। लेकिन गोविंद चंद्र एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी बहादुरी, अपनी समझदारी और सूझबूझ से न सिर्फ अपने राज्य को बचाने का काम किया, बल्कि उसे और भी ज्यादा मजबूत बनाया। गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी के एक शिलालेख में लिखा हुआ मिलता है कि उन्हें हर यानी शिव के द्वारा पवित्र शहर वाराणसी को तुरुष्का यानी तुर्क लोगों से बचाने के लिए भेजा गया था। इस अभिलेख से इतिहासकार ये अंदाजा लगाते हैं कि गोविंद चंद्र ने एक राजा की हैसियत से भी गजनवियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उस टाइम पर बहुत बड़ा चैलेंज तुर्की के घुड़सवार सैनिकों से भी हुआ करता था, क्योंकि ये सेनाएं बहुत मजबूत होती थी और पंजाब और सिंध से नॉर्थ इंडिया पर बार बार हमले करती थी। गोविंद चंद्र के दरबारी लक्ष्मीधर लिखते हैं कि गोविंद चंद्र ने एक तुर्की सेनापति को भी मार गिराया था। इसके अलावा अगर आप सारनाथ का शिलालेख देखें तो पता चलता है कि गोविंद चंद्र को दुष्ट तुर्शक यानी तुर्कों से वाराणसी की रक्षा करने वाला बताया गया है। गहरवाल राजवंश के शिलालेख जैसे कि राहिन पट्टिका और सारनाथ शिलालेख में भी ये बात बार बार लिखी गई है कि उन्होंने तुर्की सेनाओं और अमीरों को कई बार हराया था। इससे ये तो साफ है कि वो सिर्फ युद्ध ही नहीं करते थे, बल्कि अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए भी लड़ाई लड़ते थे। तुर्की हमलों को नाकाम करने की वजह से पूरे उत्तर भारत में उनकी इमेज मजबूत हुई। दूसरे हिंदू राजाओं के बीच में उनका सम्मान बढ़ा। उन्होंने अपनी सेना को भी अच्छी तरीके से यूनाइट किया। उनकी सेना में हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों का अच्छा तालमेल था। इसे उस समय राजत्रय कहा जाता था। इसके साथ ही उन्होंने गहड़वाल और नेपाल के बॉर्डर को भी मजबूत किया ताकि तुर्कों के साथ नॉर्थ इंडिया की ओर से आने वाले तिब्बती और दूसरे हमलावरों को रोका जाए। इसके लिए उन्होंने पठारी और नदी किनारे के इलाकों में किले बनवाए और सेनाओं को तैनात किया ताकि कोई भी हमला अचानक न हो सके। लेकिन दोस्तों, गोविंद चंद्र का इतिहास सिर्फ युद्धों तक भी लिमिटेड नहीं है। उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कई डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए। भारत के कई बड़े बड़े राजवंशों से उनकी दोस्ती थी। कश्मीर के लोहार वंश के राजा जय सिंह से उन्होंने रिश्ते सुधारे। साउथ इंडिया की बड़ी ताकत थे चोल, जिनसे इन्होंने दोस्ती की। माना जाता है कि ये सारे गठबंधन कहीं ना कहीं तुर्की या विदेशी हमलों को रोकने के लिए वो कर रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी चोल राजघराने में की थी, जिससे गहड़वालों की पहचान साउथ इंडिया में भी मजबूत हुई। इन रिश्तों और समझौतों की वजह से गोविंद चंद्र को युद्ध में अकेले नहीं लड़ना पड़ा। उनके पास अपनी सेनाओं के साथ साथ मित्र राजाओं का भी साथ रहा। उन्होंने अपनी ताकत और अपने कामों से हिंदू धर्म की पहचान को बल दिया। इन्होंने खाली जंग नहीं लड़ी, बल्कि धर्म को लेकर भी काफी काम किए। उनके समय में हिंदू धर्म के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म को भी संरक्षण मिला। उनकी अपनी पत्नी रानी कुमार देवी की भी बौद्ध धर्म में काफी आस्था थी। उन्होंने वाराणसी के पास सारनाथ में एक भव्य बौद्ध विहार बनवाया, जिसका नाम था धर्म चक्र जिन विहार। इस विहार के निर्माण का वर्णन खुद कुमार देवी के शिलालेख में मिलता है। यह विहार उस समय की धार्मिक सहिष्णुता और कला का बहुत सुंदर उदाहरण है। गोविंद चंद्र खुद भी जैन और बौद्ध मठों को दान दिया करते थे। उनके समय में गहड़वाल दरबार बौद्ध और जैन धर्म के विकास का सेंटर था।
यही वजह है कि इतिहासकारों ने भी गोविंद चंद्र की बहादुरी और उनके कामों की तारीफ की है। इतिहासकार डीसी गांगुली ने एक प्राचीन महाकाव्य में आए काशी नरेश शब्द को गोविंद चंद्र से जोड़ा है और कहा है कि ये राजा वही गोविंद चंद्र थे। आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकारों ने भी अपनी किताबों में गोविंद चंद्र को काशी नरेश बताया है। हालांकि 1155 के आसपास गोविंद चंद्र की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे विजय चंद्र ने 1155 से 1169 ईस्वी तक शासन किया। विजय चंद्र ने भी कुछ समय तक तुर्कों को रोके रखा, लेकिन धीरे धीरे तुर्की सेनाओं की ताकत बढ़ती गई और हिंदू राज्यों की एकता कमजोर होने लगी। आखिरकार गोविंद चंद्र के पोते जयचंद्र के समय में 1194 ईस्वी में गहड़वाल सत्ता का अंत हो गया। ये वही जयचंद्र हैं जिनके ऊपर गद्दारी का आरोप लगता है। इन्हीं जयचंद को हराकर मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। अब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल टॉपिक है कि जयचंद गद्दार थे या नहीं थे, लेकिन गहड़वालों में गोविंद चंद्र का शासन एक ऐसा चैप्टर था जिसने नॉर्थ इंडिया में तुर्क हमलों के खिलाफ बहादुरी से स्ट्रगल किया। उन्होंने हिंदू संस्कृति की रक्षा करने का काम किया, धर्म, कला और राजनीति में एक बैलेंस भी बनाया। तो दोस्तों, ये थी कहानी गोविंद चंद्र की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।